हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार रावली क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था बच्चों ब्लड। कल अपन ने ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी के बारे में स्टडी की थी। एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। और सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर देना। ओके, आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी कल अपन पढ़ रहे थे डब्ल्यूबीसी के बारे में। कल वाला एक बार रिवीजन कर लो, फास्टली रिवीजन करते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनकी संख्या 6000 से 8000 ये प्रति 100 ml HB इनकी जो संख्या है वो इतनी है। कई बुकों में आपको 8 से 10,000 भी मिल सकती है बच्चों। इनका जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन। इनका जीवन काल कितना है? 2 से 4 दिन। मैंने डब्ल्यूबीसी का कार्य बताया था आपको। इनका जो कार्य है रोगों से लड़ने रोगों से लड़ने का कार्य है, यानी यह अपने शरीर के अंदर रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए इसके उपनाम है प्रतिरक्षा कोशिका, सैनिक कोशिका, बॉडीगार्ड कोशिका और फाइटर कोशिका। बच्चों मैंने डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार बताए थे डब्ल्यूबीसी के: बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मैंने 5 प्रकार आपको करवाए थे, जिसके अंदर मैंने बताया था जो बेसोफिल्स है वो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है मैंने कल करवाया था आपको, न्यूट्रोफिल्स, जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर है। जहां मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है इन्हें मेमोरी सेल कहा जाता है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है वो मोनोसाइट और जो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है वो लिम्फोसाइट है। कल अपन ने यहाँ तक चर्चा की थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार जिस बच्चे ने भी नोट नहीं किए है वो 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लो। ओके, डब्ल्यूबीसी अगर इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जाए, इसका जो दूसरा नाम है वो कौन सा है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम कौन सा है बच्चों? लिम्फोसाइट। आगे देखो, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? हर लाइन के अंदर क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको इतना डीपली करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन एग्जाम से इधर से उधर नहीं होगा। आप जैसे मैं टॉपिक कंप्लीट करवा दूं ब्लड आपको, आप कोई भी बुक लेना या फिर कहीं से भी आप इसके क्वेश्चन हल करना, देखना आप लगभग सभी क्वेश्चनों के आंसर दे दोगे। हाँ, फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपके प्रॉब्लम आ रही हो कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं बताया हो, तो आप कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। मैं उस वीडियो को, उस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे देखो, जो डब्ल्यूबीसी है इसका निर्माण कहाँ होगा? डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। मैंने क्या कहा था? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बच्चों अस्थि मज्जा में और प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में। लेकिन मैंने बताया था आपको जो आरबीसी है वो कहाँ नष्ट होती है? पलिया के अंदर। लेकिन डब्ल्यूबीसी कहाँ नष्ट होगी? ब्लड में। डब्ल्यूबीसी ब्लड में यानी रुधिर में ही नष्ट हो जाएगी। आगे फिर इनका जो पुनः निर्माण है, नष्ट ब्लड के अंदर होगी लेकिन पुनः निर्माण, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आरबीसी है इनका पुनः निर्माण और ये स्टोर कहाँ होती है? पलिया में। इसीलिए आरबीसी आरबीसी का जो ब्लड बैंक है वो पलिया को कहा जाता है। वैसे डब्ल्यूबीसी है ये नष्ट कहाँ होगी? ब्लड के अंदर, लेकिन इसका जो पुनः निर्माण भी बच्चों ब्लड के अंदर ही होगा।
कल मैंने आपको एक चीज और करवाई थी कि जो WBC है, अगर इसका आकार आपसे पूछा जाता है, अनिश्चित आकार होता है इसका, अनिश्चित आकार होता है, इसका कोई भी आकार नहीं होता। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे अमीबा का आकार होता है, उसी तरीके से ही WBC का आकार होता है। एक बार मैं दोबारा रिवीजन करवाता हूं, देखो WBC है, इसका दूसरा नाम लिम्फोसाइट, इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। WBC का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। ये नष्ट कहाँ होगी, ब्लड के अंदर। और इनका जो पुनः निर्माण, ये रीजनरेट कहाँ होती है, रीजनरेट भी है ब्लड के अंदर ही होगी। आगे इसका आकार होता है जो अनिश्चित आकार का होता है। और एग्जाम्पल की दृष्टि से देखा जाए तो अमीबा। एक मिनट इसको नोट कर लीजिए। आगे देखो, अपन इसके डिजीज पढ़ते हैं, अपन इसके रोग पढ़ते हैं। WBC के कौन कौन से रोग है, इसके रोगों के बारे में अपन देखते हैं। जैसे रोग के बारे में पढ़ेंगे अपन, कौन कौन से रोग है। WBC अगर इसके शरीर में अधिकता हो जाए, ये नहीं है कि WBC के अगर शरीर में अधिकता हो जाएगी तो अपने बेनिफिट होगा कि वो ज्यादा रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगी। नहीं, अगर WBC की अगर क्वांटिटी से ज्यादा अगर WBC की अधिकता होती है तो उससे कौन सा रोग होगा। देखो कौन सा रोग होगा बच्चों, ल्यूकेमिया। ध्यान में रखना, WBC की अगर अपने शरीर में अधिकता होती है तो कौन सा रोग होगा, ल्यूकेमिया। और अगर WBC कि अगर अपने शरीर में कमी होगी तो कौन सा रोग होगा। बच्चों WBC का दूसरा नाम मैंने बताया था ल्यूकोसाइट। WBC का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, ल्यूकोसाइट। और WBC के अधिकता से मैंने कौन सा रोग बताया था, ल्यूकेमिया। और इससे कौन सा होगा, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया रोग। WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग, WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया रोग। WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग और WBC की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया रोग। ल्यूकोपीनिया रोग, WBC की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया। अगर WBC की अधिकता होती है और जो ल्यूकेमिया रोग है, इसे ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया रोग को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। आगे देखो, यहां पे RBC, WRBC, प्लेटलेट्स एंड WBC। बच्चों इसको नोट डाल के लिख लेना, मैं हर क्लास में आपको ये चीज करवा रहा हूं। अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो RBC सबसे अधिक मात्रा में, प्लेटलेट्स उसके बाद में, और सबसे कम WBC। अगर अपन साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं, साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे बड़ी WBC। ब्लड के अंदर सबसे बड़ी सेल कौन सी पाई जाएगी, WBC। उसके बाद में प्लेटलेट्स और उसके बाद में RBC। तो सबसे छोटी सेल कौन सी होगी, RBC। यहां तक देखो, रोग WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग एंड WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया रोग। ब्लड कैंसर कौन से रोग को बोलते हैं, ल्यूकेमिया रोग को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। RBC अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, अगर मात्रा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी सेल पाई जाएगी, RBC ब्लड में। और सबसे कम मात्रा में अगर देखा जाए तो WBC। अगर अपन साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग देखो, सबसे अधिक मात्रा में साइज के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी सेल है वो WBC है और जो सबसे छोटी सेल है वो RBC है। यहां तक एक बार नोट कर लीजिए। अब नोट डाल के मैं एक रोग के बारे में आपको बताता हूं, नोट डाल के लिखना।
नोट डाल के लिखो। देखो बच्चों, आपने इस रोग के बारे में देखा होगा, HIV एड्स, HIV एड्स के बारे में आपने सुना होगा। ये नहीं है कि WBC की कमी से एड्स होता है, नहीं बच्चों, एड्स होने से WBC में क्या आती है, कमी आती है। ये आप ध्यान में रखना। ये नहीं है कि WBC की कमी से एड्स होगा, नहीं। मैं बताऊंगा एड्स किन किन कारणों से हो सकता है, लेकिन इस एड्स होने के बाद में WBC में क्या होती है, कमी होती है। आगे देखो, सबसे पहले तो ये दो क्वेश्चन ही बनते हैं, ये जो एड्स, HIV की फुल फॉर्म और एड्स की फुल फॉर्म। एड्स की फुल फॉर्म देखो, एक्वायर्ड, एक मिनट, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जहां सिंड्रोम क्या है, एड्स कोई एक रोग नहीं है, सिंड्रोम देखो बच्चों, यहां जो सिंड्रोम वर्ड आ रहा है, सिंड्रोम का मतलब रोगों का समूह है। एड्स कोई एक सिंगल रोग नहीं है बच्चों, ये रोगों का समूह है। क्या है, रोगों का समूह है। सिंड्रोम का अर्थ होता है कि रोगों का एक समूह है। ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम काफी बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि एड्स की फुल फॉर्म बताओ। आगे देखो, HIV की फुल फॉर्म क्या होगी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यहां वायरस बच्चों, एड्स एक वायरस जनित रोग है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखो, जो एड्स है, एड्स के अंदर एड्स की फुल फॉर्म क्या है, देखते रहो आप। एड्स की जो फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह सिंड्रोम मतलब रोगों का समूह है, ये कोई एक सिंगल रोग नहीं है, इसके अंदर काफी रोग हो जाते हैं बच्चों को, काफी रोग हो जाते हैं, इसीलिए इसी का कोई अभी तक एड्स का कोई भी इलाज नहीं मिला है। आगे देखो, ये HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हाँ सर, ये तो ठीक है, अब ये बताओ ये किस कारण फैलता है बच्चों। इसका जो फैलने का कारण है, ये एक वायरस जनित रोग है एड्स। ये किन किन कारण हो सकता है, अगर अपन कोई संक्रमित सुई है, किसी के एड्स है और कोई निडल है वो उसके लगा दी गई है, और उस निडल का अगर प्रयोग अपन करते हैं, उससे भी हो सकता है, संक्रमित सुई से। संक्रमित सुई यूज करने से, माता से बच्चों में, मदर टू चाइल्ड यानी माता से बच्चों में हो सकता है, माता से बच्चों में। और देखो, ब्लड ट्रांसफर करने से, ब्लड ट्रांसफर से। आगे एक मिनट आप यहां तक नोट कीजिए। लैंगिक आगे देखो, लैंगिक संपर्क से, लैंगिक संपर्क से, इन 4 कारणों से होते हैं। ठीक है सर, कारण तो हो गए, लेकिन इनके लक्षण क्या है, एड्स के लक्षण भी देख लो आप। इनके लक्षण क्या क्या है, एक तेज बुखार का आना,
तेज बुखार का आना, वजन का कम हो जाना, वजन का कम हो जाना। एड्स होने से बच्चों प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। मैं यहीं पर ही पूरा नोट करवा दूंगा आपको। देखो, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, फिर एचआईवी की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह एक रोगों का समूह है एड्स। आगे देखो, ये किन किन कारणों से हो सकता है, संक्रमित सुई यूज करने से, ये माता से बच्चों में हो सकता है, ब्लड ट्रांसफर करने से, और लैंगिक संपर्क से, लैंगिक संपर्क से हो सकता है। ये इसके लक्षण क्या है, तेज बुखार का आना, वजन का कम होना। अगर एड्स होने से अपना प्रतिरक्षा तंत्र है वो भी कमजोर हो जाता है। बच्चों, इसका एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो जांच है उस जांच को किस नाम से जाना जाता है। अगर एड्स हो जाए तो कौन सी जांच की जाएगी जिससे पता चलेगा कि इसके एड्स है, तो इस जांच को किस नाम से जाना जाता है, एलाइजा। किस नाम से जाना जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना, एलाइजा, इस जांच को कहा जाता है। बच्चों, दो चीज और लिख लेना कि भारत के अंदर एड्स का पेशेंट कब मिला और अमेरिका में एड्स का पहला पेशेंट कब मिला। अमेरिका के अंदर तो बच्चों सन 1981 के अंदर मिला और भारत में सन 1986 में। एड्स का जो पहला पेशेंट है अमेरिका के अंदर देखा जाए, अमेरिका में सन 1981 में, जबकि अपने भारत में 1986 में। यहां तक आप देख लो और नोट कर लीजिए। आगे देखो, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम, एचआईवी की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसकी जांच को इलाइजा कहा जाता है। इसके जो कारण संक्रमित सुई से माता पिता तो बच्चों में, ब्लड ट्रांसफर से और लैंगिक संपर्क से। इनके लक्षण है तेज बुखार का आना, वजन का कम होना, और इससे जो अपना प्रतिरक्षा तंत्र है, जो अपना इम्यूनो सिस्टम है, वो क्या है बच्चों, कमजोर हो जाता है। आगे, अमेरिका के अंदर एड्स का जो पहला पेशेंट मिला है सन 1981 में, जबकि अपने इंडिया के अंदर सबसे पहला पेशेंट 1986 में। आगे देखो, यहां बच्चों आपका WBC कंप्लीट होता है। आगे अपन पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। आगे अपन देखते हैं बच्चों प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, देखते हैं, जिसे हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है, बिंबाणु। बच्चों, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? जैसे मैंने बताया था आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, WBC का मैंने बताया था लिम्फोसाइट, वैसे ही प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। कौन सा है? थ्रोम्बोसाइट। इसकी जो संख्या पूछी जाए, अगर अपने इसके जो मेल और फीमेल कैंडिडेट में प्लेटलेट्स की संख्या समान होती है, मेल या फीमेल कैंडिडेट में इसकी जो अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 4.5 लाख से 5 लाख तक। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 4.5 लाख से 5 लाख, 100 ml HB, इतनी होती है बच्चों। और इसका जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन। अगर इसके जीवन काल की बात की जाए बच्चों, इसके अगर जीवन काल की बात करते हैं तो 8 से 10 दिन इसका जीवन काल होता है। आगे देखो सर, यहां तक तो ठीक है, 8 से 10 दिन होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण देखो, इसका जो निर्माण है वो भी अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। बच्चों, यह नष्ट कहाँ होगी? ये नष्ट होगी ब्लड में। सर ये तो ठीक है, आप बता रहे हो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में है और नष्ट भी ये ब्लड में होगी, लेकिन सर आप हमें ये बताओ कि इनका पुनः निर्माण, यह रीजनरेट कहाँ होगी? ठीक है, तो बच्चों आगे देखो,
जो इसका पुनः निर्माण भी बच्चों इसका ब्लड में ही होगा। देखो, प्लेटलेट्स जिसे बिंबाणु कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, मेल और फीमेल के अंदर 4.5 से 5 लाख प्रति 100 ml HP। आगे देखो, इसका जीवन काल 8 से 10 दिन। निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर। नष्ट कहाँ होती है? ब्लड में। और पुनः निर्माण भी इसका कहाँ होता है बच्चों? ब्लड में। अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखो, प्लेटलेट्स जिसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, मेल और फीमेल कैंडिडेट में 4.5 से 5 लाख प्रति 100 ml HP इसकी क्वांटिटी होती है। इसका जीवन काल बच्चों 8 से 10 दिन। इसका जो निर्माण है अस्थि मज्जा में, यह नष्ट कहाँ होती है बच्चों? ब्लड में। और इसका जो पुनः निर्माण भी कहाँ होगा? ब्लड में। आगे देखो, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, ब्लड है, इसका जो वर्क है, कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? ये कौन सा काम करवाती है? ये अपने ब्लड क्लोटिंग में सहायक है, ब्लड क्लोटिंग करवाने में सहायक है। यानी रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है। रुधिर का थक्का बनाने में क्या है? ये सहायक है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है बच्चों? रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है। आगे देखो, अब आपसे ये पूछा जाएगा, चलो ठीक है सर, रुधिर का थक्का बनाने में तो प्लेटलेट्स सहायक है, लेकिन आप थोड़ा में ये बता दीजिए कि इसमें कौन कौन से फैक्टर है जो ब्लड क्लॉटिंग करवाने में सहायक है। वेरी गुड क्वेश्चन। आगे देखो, जो प्लेटलेट्स है इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर उत्तरदायी है? कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है बच्चों? कैल्शियम है, प्लेटलेट्स, यानी ये देखो, प्लेटलेट्स जो है वो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होती है या नहीं होती है? पहली चीज तो ये देखो, मैंने क्या कहा था कि जो प्लेटलेट कोशिका है, WBC कोशिका है, ये प्लाज्मा के अंदर होती है, जबकि RBC है वो प्लाज्मा में अनुपस्थित होती है। तो प्लाज्मा में होगी तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन है ब्लड क्लॉटिंग करवाने में, क्या वो प्लेटलेट्स में सहायक होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर, तब तो होंगे। तो आगे देखो, जो फैक्टर है इसके अंदर कैल्शियम जो ब्लड क्लॉटिंग कराने में सहायक है, जो कहाँ उपस्थित होता है? ब्लड में। एक फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड विटामिन कौन सा? के, जो ब्लड क्लॉटिंग करवाने में बच्चों सहायक है। तीसरे अपन प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन देखें, कौन कौन से प्रोटीन है बच्चों जो कि सहायक है? देखो, प्रोटीन देखना बच्चों, कौन कौन से प्रोटीन है जो कि सहायक है। मैं दूसरे रंग के मार्कर से इसको नोट करता हूं। देखो, कौन कौन से प्रोटीन सहायक है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन एंड बच्चों फाइब्रिनोजन। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा, जो ब्लड क्लॉटिंग करवाने में इसका कार्य क्या है, इसका वर्क क्या है प्लेटलेट्स का? ओनली फॉर ब्लड क्लॉटिंग करवाना, रुधिर का थक्का जमाने में। सर ब्लड क्लॉटिंग क्या है, हमें तो यही नहीं पता। बच्चों जैसे अपने चोट लग गई, मेरे यहां चोट लग गई, चोट लगने के बाद में यहां से ब्लड निकलेगा, फिर ऑटोमेटिक ही 2 या 3 मिनट बाद वह ब्लड स्वयं ही रुक जाता है। क्यों? इन्हीं के कारण ब्लड स्वयं रुक जाती है। क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। वर्क ब्लड को क्लॉटिंग करवाने में, यानी रुधिर का थक्का जमाने में फैक्टर कौन कौन से यूज आते हैं? कैल्शियम, विटामिन के, प्रोटीन कौन से? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन एंड बच्चों फाइब्रिनोजन। यहां तक आप नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, हम क्लास को आज यहीं विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मैसेज के अंदर नोट कर देना।
और जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए आपका, तो कंप्लीट होने के बाद में आप कोई भी बुक या सॉल्वर्ड पेपर या एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन कहीं से भी आपको मिले, आप उन क्वेश्चनों को लगाना ब्लड टॉपिक से। आप उन टॉपिक को करना, मेरा दावा है आपसे कि आप लगभग सभी क्वेश्चनों को कर दोगे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं उस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी के समझ में आया होगा। बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो बच्चों। धन्यवाद।